हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न शामिल किए हैं वह सभी आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं तो आपको ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह यहाँ पर भरना है कि समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है कि अगर कोई बच्ची कह रही है कि अगर धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो ऑप्शन दिया गया है प्रतीकात्मक विचार, कार्य कारण या अकेंद्रित चिंतन या विपर्यंत चिंतन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा कार्य कारण। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें पियाजे के बारे में, तो पियाजे एक प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए थे। और जीन पियाजे के अनुसार जो है वह बच्चों का जो चिंतन है यह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रकार भरना है। वयस्कों से जो है कि प्रकार में भिन्न होता है, और बजाय जो है कि यहाँ पर आपका मात्रा हो जाएगा मात्रा के। तो यहाँ पर आपका जो यह वाला ऑप्शन है, सी वाला, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय जो है कि मात्रा के। तो सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण पूछा गया है। तो पहला है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो बिल्कुल गलत है, यह आधारभूत सहायता का उदाहरण नहीं है। अगला है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। जी हाँ दोस्तों, यह आपका सही आंसर है कि जो आधारभूत उदाहरण दिया, सहायता का उदाहरण है, वह शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला अगर भाषण दिया जाएगा तो वह उनमें सहायता करेगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला इसमें देख लेते हैं कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। तो यह भी गलत है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो यह भी गलत है। सबसे इसमें सटीक आंसर जो है वह आपका बी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को अगर प्रेरित करने वाला भाषण देंगे तो वह आधारभूत सहायता का उदाहरण होगा। बी वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें वाइगोत्स्की का, तो वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में जो है कि संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास जो है कि मुख्यतः दो कारकों से होता है। कैसे होता है? दो कारकों से होता है। प्रथम जो है कि सामाजिक कारक से होता है तथा द्वितीय जो है वह भाषा से होता है। और इन्हीं दोनों कारकों से जो है कि बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और सामाजिक कारकों के अंतर्गत जो है वह बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के बीच जो है परस्पर क्रिया द्वारा सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सामाजिक कारक हैं उसके अंतर्गत बच्चे जो हैं वह वयस्कों और समवयस्कों के बीच जो है वह परस्पर क्रिया द्वारा सीखते हैं। तो डी वाला विकल्प यही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन जो है यह गलत हैं। तो डी वाला आपका आंसर है, यही सही है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था? संज्ञानात्मक विकास का चरण,
शारीरिक विकास के चरण, कि संवेगात्मक विकास के चरण, कि नैतिक विकास के चरण। तो देखिए अगर हम बात करें कोहलबर्ग के बारे में तो इन्होंने जो प्रस्तुत किया था वह नैतिक विकास का चरण प्रस्तुत किया था। जी हाँ दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग थे इनके द्वारा जो है कि बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कोहलबर्ग ने जो दोस्तों नैतिक विकास को 3 प्रमुख चरणों में उल्लेख किया था। पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा जो है कि उत्तर रूढ़िगत स्तर है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोहलबर्ग और आपके जो जीन प्याजे हैं और वाइगोत्स्की हैं, इनसे तो सीटेट पे हर बार प्रश्न आता है, तो इसलिए इनको आप छोड़िएगा मत, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर आपको बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कौन सी स्थित कर रही वह आपको बताना है। तो पहला देखते हैं कि एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती हैं और शिक्षार्थियों को उसे याद करने को कहती हैं। तो देखिए दोस्तों, याद तो आपका नेगेटिव वर्ड आ गया और जो है कि यह टैग वर्ड होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। जो है कि अगर कोई शिक्षिका नोट लिखवा रही हैं और शिक्षार्थियों से कह रही हैं कि तुम इसे याद कर लो, तो यह जो है कि बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित नहीं कर रही है। अगला है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर कोई ऐसी कक्षा है जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है और जिसका संदर्भ शिक्षिका दे रही हैं, तो यह भी आपका बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित नहीं कर रही है। तो बी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर कोई जो है कि शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं, तो यह आपका बाल केंद्रित शिक्षा स्तर को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो सकता है। अगला भी देख लेते हैं कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा यह आंसर, कि अगर कोई कक्षा है उसमें जो शिक्षिका द्वारा जो है वह ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को दंड और पुरस्कार दिया जा रहा है उनके प्रदर्शन पर, तो यह आपका बाल केंद्रित शिक्षा स्तर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो इसलिए सबसे सही आंसर आपका सी वाला है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि बुद्धि है, तो बुद्धि के बारे में पूछा गया है कि बुद्धि आपका क्या है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है। तो देखिए अगर हम बात करें बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि जो होती है आपका यह एक सामर्थ्यों का समुच्चय होती है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि आपका एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा जो है कि किसी कार्य को सहजता पूर्वक हम लोग कर सकते हैं। अतः बुद्धि जो है यह सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो ए वाला ऑप्शन सबसे सटीक है। और दोस्तों यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं यह सभी आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, कोई भी हम अलग से प्रश्न नहीं करवा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक यहाँ पर भरना है बचपन कहलाता है। तो यहाँ पर बचपन काल है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, फिलहाल यहाँ पर यह नहीं होगा। बचपन के बाद आपका जो है कि यहाँ पर भरना है। तो देखिए भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है यह किस काल का है, यह कम महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है, कि अति संवेदनशील है, कि निरपेक्ष है। तो देखिए अगर हम भाषा विकास के संदर्भ में बात करें तो प्रारंभिक बचपन का जो काल होता है यह बालकों के लिए अति संवेदनशील होता है। जी हाँ दोस्तों, अति संवेदनशील माना जाता है क्योंकि प्रारंभिक बचपन में जो सीखी गई बात है स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक के बचपन में जो है बालक को भाषा के संदर्भ में अत्यधिक ध्यान पूर्वक ज्ञान कराना चाहिए।
तो इसलिए अत्यंत अति संवेदनशील होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो प्रारंभिक बचपन होता है यह अति संवेदनशील होता है भाषा विकास के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखे में होंगे बच्चे जब छोटे पे जैसे भाषा सीख लेते हैं, जब वह बड़े होते हैं तो उसी तरह की वह व्यवहार करते हैं। और बहुत लोगों से आपने सुना ही होगा कि जब वह लोग बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपका जो है कि परवरिश कैसे हुई है, हमको जो है कि आपकी बातों से लग गया। तो भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके जो है कि प्रारंभिक काल में, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी है। तो एक सह शिक्षक कक्षा में जो है कि लड़कों से शिक्षक कह रहे हैं कि लड़के जैसे बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार न करो, यह टिप्पणी कैसी है। जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रहा है कि लड़के लड़कियों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो देखिए, अगर कोई भी शिक्षक ऐसा कहता है कि लड़के जैसे बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो यह जो है आपका वह एक शिक्षक लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा का प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों है आकलन। आकलन के बारे में आपको बताना है कि आकलन आपका क्या है, कि बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बिल्कुल गलत है। आकलन इसलिए नहीं होता है कि बच्चों को हम लेबल कर सके, नाम दे सकें और उनको वर्गीकरण कर सके, यह बिल्कुल गलत है। अगला है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। तो यह भी उद्देश्य नहीं होता आकलन का कि बच्चों में जो है प्रतियोगात्मक जो भावना है उसको सक्रिय रूप से बढ़ाएं। अगला है सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमको बच्चों को सिखाने के लिए उस पर तनाव और दबाव नहीं डालना है। अगला है सीखने में सुधार का एक तरीका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि जो आकलन होता है इसके द्वारा जो है कि सीखने में सुधार का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि जब शिक्षक आकलन करते हैं बच्चों का तो वहाँ पर बच्चों के द्वारा जो रिजल्ट आता है तो उसके आधार पर शिक्षक जो है यह अपना योजना बना सकते हैं, अपनी विधि में परिवर्तन कर सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है, तो जिससे कि उनको सीखने में सुधार होगा। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सबसे सटीक है और यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा जो है कि कथन कर रहा है यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि यह एक विश्वास है बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, यह नहीं होगा। अगला है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे बहुत कुछ सीख ही नहीं सकते। तो बिल्कुल गलत है कि यह भी नहीं हो सकता कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, यह बिल्कुल गलत धारणा है। अगला है यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो समावेशन होता है यह एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है और इसके अंतर्गत जो है कि प्रत्येक तत्व समाहित हो सकता है। कक्षा कक्ष शिक्षण में समावेशन का जो तात्पर्य है वह सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसलिए सी वाला विकल्प सबसे सही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के जो बालक हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दें, कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, कि उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, कि उन्हें कक्षा से अलग बैठाएं, कि उन पर ध्यान न दें क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ
अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कि यहाँ पर वंचित वर्ग का पृष्ठभूमि का बालक है तो उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए हमको जो है कि उसको लिखित कार्य नहीं देना है, और ना ही हमको कक्षा में अलग उसको बैठाना है, और ना ही जो है कि ऐसा करना है कि उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए यह तीनों ऑप्शन गलत हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का हम प्रयास करेंगे और उससे कक्षा में होने वाली जितनी भी चर्चाएं हैं सब में उसको शामिल करना है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता को पहचान करता है। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यवहार है जो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता का पहचान करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, तो बिल्कुल गलत है। अगला है अपमानजनक व्यवहार, तो यह भी आपका गलत है। अगला है शब्दों को सही तरह से न समझ पाना और शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि अगर कोई जो है कि बालक ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि वह शब्दों को नहीं समझ पा रहा है और न ही अच्छी तरह से लिख पा रहा है तो वह अधिगम निर्योग्यता का जो है कि प्रदर्शन कर रहा है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सबसे सही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। तो पूछा गया है कि कोई बालक है जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो है कि अगर कोई हम विशेष प्रावधान नहीं कर रहे हैं तो उसको अगर नियमित विद्यालय में डाल देंगे तो वह आंशिक रूप से अगर देख पाएगा तो वह अच्छे से सीख नहीं सकता है, उसके लिए वह उपयुक्त वातावरण नहीं होगा सीखने के लिए। तो इसलिए ए वाला विकल्प गलत है। अगला है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएंगे, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों कि हमको जो है कि उसको शिक्षा जरूर देनी चाहिए। तो यह गलत ऑप्शन है। अगला है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, तो यह भी आपका गलत ऑप्शन है कि उसको अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी जान ही रहे कि समावेशी शिक्षा चल रही है और समावेशी शिक्षा में क्या होता है, चाहे विशिष्ट बालक हो चाहे जो है कि आपका नॉर्मल बालक हो, सबको एक साथ हमको बैठा करके जो है कि कक्षा कक्ष में उसको अध्ययन करवाना होता है। अगला है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों है कि विशेष प्रावधान कर देना चाहिए तथा उसको नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए, सभी बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है, सबसे सटीक आंसर यही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सीखना आपका क्या है। तो सीखने के बारे में दिया गया है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है। संवेगों में से छेड़ संबंध रखता है, तो यह भी आपका गलत है। अगला है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, गलत है। अगला है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही दोस्तों है। जो सीखना है या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, तो यह आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 15 ही प्रश्न देखेंगे और दोस्तों यह जो प्रश्न हम इस वीडियो में शामिल किए थे यह सभी प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपको इनसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। हर बार दोस्तों सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप जो है कि सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।